लेक सिटी उदयपुर दुनिया का वो शहर जिसे झीलों के नाम से जाना जाता है। उन झीलों को लेकर इसकी जो इतिहास है, इसको जानने की जो एक मृग तृष्णा है लोगों की, वो हमेशा जो है कहीं ना कहीं जागृत रहती है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर जो झीलें हैं वो कैसे बनी, इनकी भराव क्षमता कितनी है, उदयपुर में कितनी झीलें हैं, क्या वो इंटरकनेक्ट है, किन के नाम पर है, किसने बनवाई थी, क्या जो है इन झीलों की जो है उपयोगिता है इस शहर को लेकर। हालांकि लोग सिर्फ ये जानते हैं कि जो उदयपुर जो शहर है वो पर्यटकों की एक नगरी है, झीलों का शहर, और झीलों की वजह से यहाँ पर जो है बहुत सारे पर्यटक आते हैं। लेकिन इन झीलों का इतिहास क्या है, आखिर ये झीलें किस तरीके से बन पाई, इनके नाम क्या क्या है, क्या जो नाम हम आज जानते हैं क्या वही नाम उनके पूर्व में भी थे जब राजा महाराजा ने इसे बनवाया था, या ये जो है प्राकृतिक झीलें हैं, कृत्रिम झीलें हैं, किस तरीके की झीलें हैं। इन सब को लेकर जो है इन सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। मेरे साथ में इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जो है डॉक्टर विवेक जी भटनागर है, इतिहासविद हैं, और न सिर्फ उदयपुर की झीलों के बारे में बल्कि मेवाड़ की जो है खासी जो है अच्छी जानकारी रखते हैं। और उनसे जो है हम बात करते हैं। उदयपुर जो है झीलों का जो शहर है, इसको लेकर कई सारे सवाल लगातार लोगों के मन में रहते हैं, तरह तरह की जो जानकारियां वो आती है। क्योंकि आप जो है इतिहासविद हैं, हम चाहते हैं कि इन झीलों के बारे में, इनके नाम के बारे में, जिस तरीके से इनका उद्भव हुआ उसके बारे में वो जानकारी दें, ताकि जो है जिस तरह का इतिहास है, एक्चुअल जो इतिहास है, वो लोग समझ पाए। झीलों को लेकर के सबके मन में ये प्रश्न रहता है कि झीलें कब बनी, उदयपुर कब बना, या इन झीलों का मूल आवास क्षेत्र भी है कि नहीं है। अभी हम लोग रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको वेटलैंड की तरह देख रहे हैं, तो शायद पूरा उदयपुर शहर वेटलैंड का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि वेटलैंड है ही ऐसा कि पूरा उदयपुर शहर ड्रेन जोन में है। अरावली से की पहाड़ियां जो है अभी हम लोग देखते हैं, उसका जो कप जोन है वो उदयपुर में आकर के बनता है। ऊपर से पानी नीचे उतरता है, जब जाडोल और गोगुंदा की पहाड़ियों से जब पानी नीचे उतरता है पूर्वी हिस्से पर, तो ये नीचे की तरफ जो कप बने हुए हैं, छोटे छोटे वाटर होल्डिंग जोन्स बने हुए हैं अरावली के अंदर, वो उस वाटर होल्डिंग जोन में पानी इकट्ठा है। ये परंपरागत रूप से अगर अध्ययन की दृष्टि से भी देखे तो 1,80,00,000 साल से पहले से पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर। अब इस पानी की जब मानवीय बस्तीकरण यहाँ होता है, जब ह्यूमन अर्बनाइजेशन इस इलाके में होता है, तो आदमी इस पानी को रोकने का प्रयास करता है पहली बार, और रुकता भी है पानी, थोड़े थोड़े छोटे मोटे काम करके रोकता है वो। उस रुके हुए पानी को ही हम लोग उदयपुर की झीलें कहते हैं। अब आगे जाकर के जब शहर का विस्तार होता है, तो उदयपुर शहर बनने से पहले यहाँ क्या था, सबसे पहले विचार करने का विषय तो ये है। उदयपुर शहर की बसावट से पहले उदयपुर के सबसे लो लाइन जोन पर आहड़ नदी के किनारे आहड़ शहर बसा हुआ था, और उसको 10वीं शताब्दी में रावल अल्लट ने अपनी राजधानी बना करके तैयार कर लिया। उस वक्त उस इलाके में कुछ तालाब, कुछ वाटर बॉडीज बनी, जिसमें मांडल तलई था, जिसमें गंगू कुंड था, जिसमें रूप सागर जैसा ब्लॉक था। ये उस उतने पुराने हैं। उसके बाद में उसके अपर जोन में गांव बसे हुए थे, जिसमें सबसे मेजर गांव है पिछोली। इस पिछोली के किनारे पर एक वाटर लॉग बॉडी थी, जो कि जिसमें थोड़ा कीचड़ भी होता था, प्राकृतिक था, और चट्टान, खड़ी चट्टान पहाड़ी से रुकी हुई है। उस पहाड़ी का सबसे निचला हिस्सा जो है वो दूध तलई के पास है, और उसका सबसे ऊंचा हिस्सा जो है पुरोहित जी की हवेली के आसपास जाकर के हो जाता है। इसको राणा मगरी कहते हैं। इस राणा मगरी से पश्चिम के हिस्से पर जो पानी रुक रहा है वही पिछोला है वास्तविकता में। अब उस पिछोले में जहां पर निचला हिस्सा है उसको अगर ऊंचा कर दिया जाए तो पानी ज्यादा रुकेगा, इस विचार से पिछोले को तैयार किया गया। लेकिन पिछोले के बनने की एक कहानी है, खुद एक कहानी है, कि एक छीतर बंजारा था, छीतर बंजारा। उस छीतर बंजारा अपने बालद का मतलब उस जमाने में बंजारे बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स थे, सामान लाने ले जाने का काम करते थे, उनका व्यवसाय यही था। आज हम जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी देखते हैं वो बंजारा कंपनी थे बेसिकली। तो बंजारा, आज अगर हम लोग उनको बंजारा नहीं कह रहे तो हमारी टेक्निकली चेंज, भाषा चेंज हो गई, हम ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं उनको। लेकिन बंजारा मूल तो उस जमाने का ट्रांसपोर्टर है, और वो अपने बेल पर, बालद मतलब सामान लाद करके लाता था, बालद करता था, इसलिए बंजारा कहलाता था। तो वो बंजारा अपने बेल, पीलिया नामक बेल पर सामान उठा करके ला रहा है, और पिछोले के किनारे पहुंचता है, पिछोले की गाद में उसका बेल फंस जाता है, वो बेल निकाल नहीं पाता, बेल वहीं मर जाता है। तो वो छीतर बंजारा जो है वो इस पिछोले में के किनारे कच्ची मिट्टी का और कच्चे पत्थरों का एक डैम बनाता है। उस डैम का नाम जो है वो अपने पीलिए बेल के नाम पर
पीलिया रख देता है। लेकिन चूंकि गांव पास में पिछोली था तो लोगों ने उसको पिछोला बोला, शुरुआत वहां से होती है। ये समय है 13वीं-14वीं शताब्दी का, महाराणा लाखा का समय। तब तक उदयपुर की बसावट का कोई विचार किसी के पास नहीं है। इसी प्रकार से फतेह सागर का भी मामला ऐसे ही कि वो प्राकृतिक पानी को होल्ड करने की जगह है जो चारों तरफ से चट्टानों से गिरी हुई है, पहाड़ों से गिरी हुई है, मोती मगरी की पहाड़ी और इन सब से गिरी हुई है। पानी कम इकट्ठा हो रहा है तो स्टेट जो है, मेवाड़ राज्य के राजा जो है उस पानी को इकट्ठा करते हैं। पास में देवाली गांव है तो देवाली का तालाब कहलाता है, देवाली का तालाब कहलाता है, ठीक है। लेकिन देवाली के तालाब को महाराणा जगत सिंह अपने पीरियड में डैम बना करके बड़ा करते हैं, डैम बना करके एक्सटेंड कर लेते हैं। वो डैम लेटर पार्ट कुछ 100-150 सालों में अत्यधिक अतिवृष्टि के समय में बह जाता है और उस बहे हुए डैम को बाद में कोई रिपेयर नहीं कराता, लेकिन महाराणा फतेह सिंह जी के टाइम पे उसको रिपेयर कराने की योजना बनती है। तो महारानी विक्टोरिया के भाई हैं लॉर्ड ऑफ कन्नौज, जो कि भारत में एक अधिकारी के तौर पर आए हुए, भारत मंत्री भी हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वो जब मेवाड़ आते हैं तो उनके द्वारा एक नींव रखवाई जाती है और उसको डैम ऑफ कन्नौज कहा गया। जो अभी हम पाल देखते हैं, जो 900 मीटर लंबी पाल है, उसको डैम ऑफ कन्नौज कहा गया। लेकिन कन्नौज ने ही स्वयं प्रपोज किया कि ये महाराणा का किया हुआ काम है, उन्हीं का विचार है, पुरानी चीज है, इसलिए इसका नाम फतेह सागर रख दिया जाए। तो फतेह सागर नाम रख दिया गया और ये फतेह सागर डेवलप हुआ। जब ये सब डेवलप हो गए, ये विकास हो गया, तो 2 जिले उदयपुर शहर के बीचों बीच बन गई। लेकिन हम आज उसको उदयपुर शहर के बीचों बीच कह रहे हैं, लेकिन 1980 तक भी फतेह सागर शहर के बीच में नहीं, शहर के बाहर का हिस्सा है। शहर के बीच में एक ही झील है, उदयपुर शहर के बीच में मूलतः एक ही झील है, जिस झील का नाम क्या है? पिछोला। शहर का मूल पिछोला है। उसके किनारे पर ढेर सारे तालाब, उदयपुर का राजमहल, उदयपुर के पुरोहित जी का महल, जो कभी जयपुर के महाराजा रहे माधो सिंह, जो मेवाड़ के नवाब से दोहिते हैं, उनको वहां रखा गया, इसलिए उसको माधो सिंह का महल भी कहा गया था। ये सभी उसके किनारे बने हुए हैं। उसके किनारे पर 3 दरवाजे हैं, ब्रह्मपोल, अम्बापोल और चांदपोल। चांदपोल के पुल से हम लेक पिछोले को फ्रंट लाइन के देखते हैं और उसमें 2 टापू बने हुए हैं। उन 2 टापुओं में 2 बड़े बड़े महल बने हुए हैं, जिनमें एक गार्डन की तरह है जिसको जग मंदिर कहते हैं और एक महल की तरह है जिसको जग निवास कहते हैं। इनके बनने का समय 17वीं-18वीं शताब्दी है। 17वीं-18वीं शताब्दी में महाराणा जय सिंह के समय में एक बनता है और महाराणा राज सिंह के समय में एक बनता है। तो ये पीरियड है। उसके बाद में एक मोहन सिंह नाम का महाराणा की एक प्रेमिका का बेटा है, उसके नाम से यहाँ पर एक छोटा सा टापू है जिसको मोहन मंदिर कहते हैं, वो बनवाया गया, उसके नाम पर बनवाया गया। इस प्रकार से शहर में पिछले में 2 टापू और है जो खाली पड़े हैं, जिनको कभी पुरोहित जी का टापू कहा जाता था। अभी पुरोहित जी और यूडीए के बीच में डिस्प्यूट है, कोर्ट केस है, कोर्ट केस शायद सॉल्व हो जाएगा। विवेक सर, अगर हम बात करें कि उदयपुर में जिस तरीके से जो झीलें हैं, अगर हम काउंटिंग की बात करें तो किन किन नाम से कितनी कितनी झीलें हैं? एक ये भी है कि कहा जाता है कि जो है जैसे कि 7 जिलों के बताइए, हो सकता है कि आपको इसके अलग कुछ जानकारी इसके बारे में तो आप जरूर से प्रकाश डालिएगा। तो ये भी कहा जाता है कि जो जिले हैं वो बहनें हैं, इंटरकनेक्ट है, काफी सारी चीजें। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पिछोला है, फतेह सागर है, या उसके अलावा जो भी जिले हैं उन पर थोड़ा सा जो है अपन बात करें। बिल्कुल, पिछोला अकेला सेंटर पॉइंट है शहर में। पिछोला सभी जिलों से जुड़ा हुआ पड़ा है। पिछोले से फतेह सागर भी जुड़ा है, बड़ी का तालाब भी जुड़ा है। बड़ी का तालाब महाराणा राज सिंह ने अपनी माता जनादे के नाम पर बनाया और उसका नाम जना सागर, मूल नाम। बड़ी का तालाब बाद में कहा गया, बड़ी गांव के पास होने के कारण उसको बड़ी का तालाब कहा गया, मूल नाम उसका जना सागर, और महाराणा राज सिंह ने अपने समय में बनवाया। शहर में तालाब होने की प्रक्रिया जो है वो प्राकृतिक है और वो प्राकृतिक रूप से ही रूट से बने जुड़े हुए हैं। खाली डैम वॉल बनने से वो जोड़े गए ऐसा नहीं है। वो नेचुरली इधर उधर से पानी उतर करके आ रहा था और जुड़े हुए थे। लेटर पार्ट जब डैम वॉल्स बनी तो उनको एक रूट प्रोसेस किया गया, जिसको हम कहते हैं इंटरकनेक्टिविटी रिवर्स कहते हैं। वो दुनिया का पहला इंटरकनेक्टिविटी ऑफ रिवर प्रोजेक्ट माना जाना चाहिए कि जो अलग अलग ड्रेन लाइंस इस पश्चिमी पहाड़ी से आ रही है, अरावली की, जाडोल की पहाड़ी और गोमुंदा की पहाड़ियों से, उन सभी ड्रेन लाइंस को कनेक्ट कर रहे हैं। उनको कनेक्ट करते हुए ला करके और किसी न किसी वाटर बॉडी में ला करके छोड़ा गया और उन वाटर बॉडीज को भी आपस में कनेक्ट कर दिया गया। तो सबसे ऊपर से आता है, एक तरफ से आता है, वो आता है गोराना अलसीगढ़ का डैम। एक तरफ से दूसरी तरफ से हमारे पास आता है, वो आता है बड़ी का तालाब। तो अलसीगढ़ का पानी सारा का सारा मोरवानिया होते हुए बड़ी का तालाब और बड़ी के तालाब से फतेह सागर में आता है। ये एक प्रोसीजर है और फतेह सागर पिछोले से कनेक्ट है। दूसरी तरफ से पानी आ रहा है, वो आ रहा है बूजड़ा की पहाड़ियों से
और बुजड़ा की नदी है, वो बुजड़ा नदी ही बोलते हैं उसको मूलतः, जो बाद में जाके सिसारमा कहलाती है, और सिसारमा से नीचे उतर करके आके सीधे पिछोला में समा जाती है, पिछोला उससे भरता है, रेनफॉल है। इसी तरीके से जब हम लोग अब इस तरफ पहुंचते हैं गोवर्धन विलास की तरफ, तो गोवर्धन विलास की पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियां हैं, गोवर्धन विलास के पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियां, उनका पानी कलेक्ट होकर के गोवर्धन सागर में आ रहा है। गोवर्धन सागर का एक अपना आउटफ्लो है, इसके अलावा पिछोले से इंटरकनेक्टेड होकर के पानी पिछोले की तरफ भी लाता है। इस तरीके से ये जो हमको चार तालाब मैंने बोले, इन चारों तालाब का पानी एक कलेक्शन होकर के और आउटलेट के माध्यम से घुमाने वाले से होते हुए आयड नदी में जाता है। लेकिन इसके अलावा इस ब्लॉक में पांचवा तालाब हो रहा है, जिसको पांचवा तालाब, जिसका नाम है स्वरूप तालाब, जो कोडियात के पीछे की तरफ रायता की पहाड़ियों के अंदर है, जो सामान्य तौर पर उदयपुर के लोगों को भी जानकारी में नहीं रहता। इसमें मदार जो है मदार की एंटिटी बाद में गिनेंगे अपन, अच्छा। 1 मिनट। ये पांचवा तालाब ही है। मदार जो है वो डैम बनाया गया और लेटर पार्ट बनाया गया। ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो स्टेट के पीरियड में ओल्डेस्ट की गई, उसका पार्ट नहीं है। उसका पार्ट था थूर का तालाब, थूर की पाल। थूर की पाल बनेगी। थूर की पाल जो है महाराणा जय सिंह जी के पीरियड में बनती है। थूर की पाल बनने से वाटर रुकता है वहां पर, तो उस इलाके का पानी का, लेकिन वो झील में कनेक्ट है ऐसा नहीं है, वो सीधा पानी आयड में जाता था। झील में कनेक्ट करने का काम लेटर पार्ट मदार के तालाब बना करके फतेह सागर में वो पानी लाया गया, जो कि आजादी के बाद किया गया, आजादी से पहले का काम नहीं। उसके नीचे जाकर के जब ये सारा पानी पांचों छठों तालाब नीचे पानी को ले जाते हैं, और सातवां तालाब जो है वो उदय सागर है, उदय सागर में पानी उतरता है। लेकिन जब हम एक कैलाशपुरी और गोकुंदा की पहाड़ियों की बात करेंगे तो फिर वो झीलों की संख्या बढ़ती चली जाती है। गोकुंदा की पहाड़ियों से पानी आ रहा है, वो दोनों मदार के तालाब में आ रहा है, उसको फतेह सागर में ला रहे हैं, फतेह सागर में ला करके आयड नदी तक ला रहे हैं। लेकिन एक ड्रेन जो आ रही है वो कैलाशपुरी और कैलाशपुरी के ब्लॉक से आ रही है, जिसको हम लोग चीरवा का ब्लॉक कहते हैं। चीरवा के ब्लॉक से ट्रेल आ रही है। उसमें 2 तालाब है, पुरोहितों का तालाब और रूप सागर, और नीचे जाकर के एक बहुत बड़ी वाटर एंटिटी जिसको गंगू कुंड कहते हैं। वो तीनों इंटरकनेक्टेड है, तीनों पानी आता है। पहले पुरोहितों के तालाब में पानी आता है, वहां का पानी ओवरफ्लो करके रूप सागर में आता है, रूप सागर का पानी ओवरफ्लो करके नहर के माध्यम से गंगू कुंड में आता है, और गंगू कुंड का पानी ओवरफ्लो करके आयड में जाता है। ये सारा का सारा पानी जो है, ये शहर के हिली टेरिन, जिसको हम, ये जो पूरा हिली टेरिन है, अरावली की एक खासियत है, अरावली अपने आप में सीधा सीधा नहीं चलता। कोई पहाड़ एक लाइन में, जैसे हम लोग अगर सतपुड़ा विंध्याचल देखेंगे तो पहाड़ की जो श्रेणी है, पर्वतमाला श्रेणी है, वो एक लाइन में चल रही है। लेकिन अरावली जो है वो सर्पिल आकार बढ़ती है, ऐसे इस तरीके से रिंग में यूं बढ़ती। एक रिंग बनी, इसको आगे ले जाके एक रिंग बनती। तो हम उस रिंग में बैठे हैं, जिसको हम लोग गिरवा का पठार कहते हैं। गिरवा के ब्लॉक में बैठे हैं। उस गिरवा के ब्लॉक की रिंग में जितना पानी आएगा वो सब इस रिंग की लोअर साइड जाएगा। इस लोअर साइड का सारा पानी इस रिंग में पड़ा है, और इस रिंग का सारा पानी बह करके उदय सागर आता है, और उदय सागर उसको आउटफ्लो करके बेड़च में छोड़ता है, और बेड़च नदी आगे जाकर के और बनास में मिलती है। और बनास जो है वो बीसलपुर बांध होते हुए और शिवाड़ के पास में जाकर के और चंबल में मिल जाती है। और चंबल जो है वो इटावा में जाकर के यमुना में मिलती है, और यमुना बनारस में जाकर के गंगा में मिल जाती है। और हम लोग इस तरीके से गंगा की द्रोणी के हिस्से गंगा को पानी देते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त जो जानकारी है वो फिलहाल अभी तक मैं तो सुनता ही रह गया इतनी देर से, कि किस तरीके से जो है झीलों को सिर्फ हम कल ये मानते हैं कि टूरिस्ट पैलेस है, पर्यटकों के लिए जो है झीलों का शहर है, लेकिन किस तरीके से जो है झीलें जो है कृत्रिम रूप से बनी, प्राकृतिक रूप से बनी, कैसे कैसे पानी आता है, गोकुंदा की पहाड़ियाँ हो गई, बिसलपुर को लेकर बात कर ली हमने, उसके अलावा हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। अगर हम ये बात करें विवेक जी यहाँ पर कि सबसे पहले बारिश की पानी, अगर बाकी मानसून जो है बहुत जल्द जो है पहुंचने वाला है, सबसे पहले जब बारिश का पानी आता है, या फिर जब हम बात करते हैं कि जिससे कि कैचमेंट एरियाज जो है वहां का पानी सबसे पहले कहाँ आता है, उसके बाद में उसकी कनेक्टिविटी किस किस तरीके से होते हुए जो आगे निकलती है? देखिए, जब बारिश शुरू होगी तो कैचमेंट का फर्स्ट होल्डिंग जोन जहां होगा वहां पर पानी आएगा। तो अगर पिछोला को देखे तो पिछोला फर्स्ट होल्डिंग जोन डायरेक्ट है कि वो बूजड़ा की पहाड़ियों से होता है, पानी सीधा इसमें आ जाता है। वैसे ही गोवर्धन सागर को देखे तो गोवर्धन सागर और आसपास की पहाड़ियों का पानी फर्स्ट होल्डिंग जोन ही वही है, तो वहीं सीधा पानी आ जाता है। लेकिन फतेह सागर फर्स्ट स्टेज नहीं है। फतेह सागर में पानी आने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला पानी आएगा, वो आएगा अलसीगढ़ की पहाड़ियों से आएगा, गुराना डैम से बह करके। सेकंड होल्डिंग उसकी बनेगी बड़ी का तालाब, और थर्ड होल्डिंग बनाएगा वो फतेह सागर। फतेह सागर को दूसरा पानी लाने का तरीका है, वो है गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली अमरजोग नदी। अमरजोग नदी पर हम लोगों ने पानी डाइवर्ट करके उसको ला रखा है
बड़ी के तालाब में और चिकलवास में, और चिकलवास से जो पानी आएगा वो सीधा आएगा नहर के माध्यम से पिछोल फतेह सागर में, और अगर पानी एक्सेस फ्लो होगा तो फतेह सागर में नहीं, सीधा एड में ही पानी जाएगा। अमरजोक का पानी अमरजोक में सीधा बहेगा। दिव्य जी, अगर हम क्षमता की बात करें तो किस लेवल पर लेते हैं आपकी, सबसे पहले और सबसे बाद में किस तरीके से इसको जो है किया देखिए, गया है? सबसे बड़ी झील उदयपुर के अगल बगल में उदय सागर है, तो सबसे नीचे वाली सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है। सेकंड नंबर पर आती है बड़ी, यानी बड़ी जो तालाब है वो बड़ी उदय सागर तालाब में भी कम क्षमता कम है। सेकंड नंबर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी उदय सागर से कम है। अच्छा, उदय सागर हाईएस्ट है, सेकंड नंबर बड़ी, थर्ड नंबर पिछोला, फोर्थ नंबर फतेह सागर, और उसके बाद में रिमेनिंग वाला। इस तरीके से ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस। अब जिस तरीके से आप ये देखिए कि कुछ नए रूट्स बने हैं, अब हम थोड़ा सा हम बात करते हैं कि पहाड़ियों से बात हो रही है, अरावली की बात हो रही है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि रिंग तरीका जो है सर्पिला कार वो चीजें बनी है, अब वो रिंग कहीं ना कहीं कटती जा रही है, आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे, क्योंकि नए राजमार्ग भी निकल रहे हैं, कुछ विकास जो है जिस तरह हो रहा है। थोड़ा सा हम इसके अंदर जो, क्योंकि हम इतनी बात करें तो क्यों ना हम इसके अंदर जो देवास का 3 और 4 जो फिर उसकी हम बात कर लेते हैं कि शहरवासियों के पानी की आपूर्ति की भी बात हो जाए, कितना उनके लिए जो है यहाँ पर जो आसान हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी स्थिति अगर हम देखें तो जल आपूर्ति को लेकर काफी जो है असमंजस चल रहा है, कहीं 2-2 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा, कहीं एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहा है। इस पर हमको ये सोचना चाहिए कि उदयपुर जो है वो सामान्य शहर नहीं है। उदयपुर एक हाईलैंड सिटी है, पहाड़ों में बसा शहर है। अगर हम लोग शिमला में ये विचार करते हैं कि शिमला की जनसंख्या ना बढ़े, तो उदयपुर के लिए भी विचार किया जाना चाहिए कि इसकी जनसंख्या ना बढ़े, किसी भी हद पे जनसंख्या ऊंची ना हो, किसी भी हद पे जनसंख्या ऊंची ना हो। ये उदयपुर शहर के लिए पिछोले का पानी तब तक ही ठीक था जब तक 50,000 जनसंख्या थी। आज 1,85,000 फोर्टिफाइड सिटी में लोग, उसकी क्षमता से 4 गुने लोग यहाँ रहते हैं, तो 4 गुना पानी चाहिए। इसलिए आपको जरूरत पड़ती है देवास बनाने की। आप प्रक्रिया करिए कि शहर की जनसंख्या को बाहर ले जाए, सैटेलाइट टाउनशिप ढंग से बनाए, इस शहर को 50,000 तक ही रहने दीजिए। आप हाईलाइन, अभी मेरे बगल में 5 मंजिला स्काई राइज पड़ा है, जबकि मूल शहर की अवधारणा जो है वो G+2 की है। मूल शहर की अवधारणा G+2 की है, ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 फ्लोर्स, इससे ऊंचे कोई नहीं थे। सिटी पैलेस खुद G+2 में बना हुआ था, सिटी पैलेस खुद G+2 में बना हुआ था, आज भी हमको G+2 में दिखता है, ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 फ्लोर्स। हम लोगों ने अपने लोगों को बसाने के लिए, अपने परिवारों को सेटल करने के लिए हमने हमारे फ्लोर्स बढ़ाए। सरकार को योजना लानी चाहिए कि ये फ्लोर्स घट जाए और यहाँ की पॉपुलेशन बाहर जाए, उसके लिए एक योजना बनाए, जनसंख्या को बाहर निकाले। पानी की आवश्यकता तो भी होगी, क्योंकि जब ये शहर बसे या जब ये योजनाएं बनी तब की पॉपुलेशन यहाँ की क्या रही होगी, यहाँ की पूरे मेवाड़ की पॉपुलेशन 2 करोड़ होगी अधिकतम, जब तैयारियां हुई होगी। आज ये 8-10 करोड़, यानी 2 करोड़ से प्लस की तरफ जा रही है, 3 से 4 गुना हो चुकी है। 3 से 4 गुना। यानी मैं मानता हूँ मेवाड़ पूरे इस उदयपुर ब्लॉक और उदयपुर ब्लॉक के आसपास की कुल जनसंख्या 2-2.5 लाख रही होगी। आज हम लोग 10-12 लाख की बात करें, 10-12 लाख इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वाटर डिपेंडेंट लोग हैं, और उसके अलावा पब्लिक मूवमेंट है। यानी मैं मान के चलता हूँ कि प्रतिदिन उदयपुर शहर में आने वाली जनसंख्या का अगर सालाना रेशो अगर हम लोग पकड़ करके चले कि इसके रिसोर्सेज को यूज करने वाले लोगों की संख्या, तो उदयपुर की जनसंख्या जो है मूविंग और नॉन मूविंग मिला करके 20 लाख होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती। जिस हिसाब से टूरिस्ट आता है, जिस हिसाब से लोग आते हैं, तो नॉन मूविंग पीपल्स भी तो उसके इन्हीं रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो इन रिसोर्सेज को नॉन मूविंग पीपल्स और मूविंग पीपल्स के साथ में इसको एड्रेस करना चाहिए और उस हिसाब से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों ही उदयपुर के लिए आवश्यक है। पानी तभी आएगा, अभी भी पानी आ रहा है तो ही काम चल रहा है। पिछोला आज इतना भरा हुआ है, इसका कारण जो है देवास फेज 1 है ना, देवास फेज 1 है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं तो पिछोला हमेशा की तरह भरा रहेगा। हम लोगों ने इस पिछोले को इस स्तर पर खाली होते देखा है कि पिछोला 86 में पहली बार मैंने खाली देखा, मेरी आयु उस वक्त करीब 9-10 साल की रही होगी, और मैंने इसको बिल्कुल खाली देखा। मैं यहाँ क्रिकेट आकर के खेला, और उस वक्त के बाद में वो 89 में भरा तो 4 फीट ही भर पाया, पानी आया ही नहीं, क्योंकि हम लोग ओवरबर्डन यूज कर चुके थे इसका, है ना। किसी भी चीज का ओवरबर्डन यूज करेंगे तो खराब होगी, डिस्ट्रॉय होती है। उसके बाद में वो 92 में पूरा भरा, 92 में वो पूरा भर गया। उसके बावजूद 92 के बाद में 2000 में फुलफिल होता है। तो उसके बाद में 2010 में जब देवास का पानी आया तो पिछोला पूरा भरा हुआ है। तो ये आगे भी जरूरत है उसकी, इसलिए होना चाहिए इसे।
विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से आपने उदयपुर की झीलों को लेकर, यहाँ के तालाबों को लेकर और एक जो एक ऐसी जानकारी जो इतिहास से जुड़ी हुई थी वो जानकारी दी, ताकि लोग जो है आसानी से समझ पाए कि न सिर्फ आप जो है यहाँ पर इसको टूरिस्ट प्लेस समझते हैं। देखिए, मेरे पीछे इस वक्त जो है अभी सर आपको बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर जो पिछला का जो ही एक हिस्सा है गणगौर घाट, जहाँ पर लोग नहा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि अभी फिलहाल जो है मई जून का ये महीना है, उसके बावजूद भी है अभी यहाँ पर पानी जो है अच्छा खासा भरा हुआ है। और क्योंकि जिस तरीके से विवेक जी भी बता रहे थे कि ये देवास 1, 2 और जिस तरीके से देवास 3 और 4 की जो योजना चल रही, कहीं न कहीं उसकी वजह से जो है यहाँ पर आज भी जो है इन झीलों के अंदर में पानी है। लेकिन जिस तरीके से झीलों का निर्माण किया गया था, उस वक़्त में यहाँ की जो पॉपुलेशंस थी वो इतनी नहीं थी, लेकिन अब जो है इसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। चाहे पर वो मूविंग पीपल्स हो, नॉन मूविंग पीपल्स हो, जो यहाँ रहने वाले लोग हो, पर्यटक हो, वो भी इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि इन झीलों को हम किस तरीके से बचाएँ, इसका जो है कम से कम जो जो पानी का जो है दुरुपयोग वो ना करें, ताकि जिस तरीके से खूबसूरती यहाँ की झीलों की बनी हुई है, वो हमेशा के लिए बनी रहे। कैमरामैन पूरण के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।